आइए आज हम जानेंगे एक ऐसे प्रमेय के बारे में जिसका नाम है क्या, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय जो कि बिहार बोर्ड का जो सबसे फेवरेट क्या है, पसंदीदा थ्योरम होता है। और भी बहुत सारा थ्योरम होता है त्रिभुज का, उसमें से एक थ्योरम है क्या, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय को आप इन 3 तरीकों से वो एग्जामिनर पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है, इस थ्योरम को हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। या तो बोल देगा ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बताइए, सिद्ध कीजिए, या बोलेगा कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध कीजिए। तो थेल्स प्रमेय का कथन ये हो गया कि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जाए तो वो भुजा जिस 2 अन्य भुजाओं को, जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यही उसको क्या करना, सिद्ध करना है। तो इन तीनों तरीके में से कोई भी एक दे देगा और बोलेगा कि इसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए थेल्स प्रमेय सिद्ध करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज आखिर किस टाइप का होता है, त्रिभुज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए त्रिभुज को जनरली जो है 2 आधार पे बांटा गया है। एक बांटा गया है भुजा के आधार पर, उसके साइड के अकॉर्डिंग, और दूसरा बांटा गया उसके एंगल के अकॉर्डिंग, यानी कोण के अकॉर्डिंग। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। त्रिभुज जो कोण, इसमें जो हमारा यूज होने वाला है वो कोण के आधारित त्रिभुज का यूज होगा। तो हम पहले जानते हैं कि कोण के आधार पे आपको बेसिक्स के बारे में, त्रिभुज के बेसिक्स के बारे में पहले ही बता दिए पिछले वीडियो में, कि त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है, शीर्ष कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, और त्रिभुज के बेसिक्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है वो भी कुछ बता दिए थे। आज हम जानेंगे कि त्रिभुज का जो इस थ्योरम को हमको सिद्ध करने में जिस चीजों का, जिस बेसिक चीजों का हमको जरूरत पड़ेगा उसके बारे में। तो हमको बेसिक जरूरत पड़ेगा कि त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है। तो देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। पहला का नाम होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, उसको आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए ये 3 प्रकार होता है कोण के दृष्टिकोण से। कोण के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और अधिक कोण त्रिभुज। तो बात रही कि आप इस त्रिभुज को पहचानेंगे कैसे। कहने का मतलब इसका डिफिनीशन हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 से छोटा होना चाहिए, तीनों कोण 90 से छोटा। ये इसका कहने का ये मतलब ये कहीं नहीं है कि तीनों बराबर होगा, ये हम कहीं नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि तीनों कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। चाहे एक कोण हो जाए 60 डिग्री का, दूसरा कोण हो जाए कितना का, मान लीजिए 61 डिग्री का, है ना, और तीसरा कोण क्या हो जाए 59 डिग्री, यानी 90 से छोटा होना चाहिए। एक कोण 89 डिग्री का भी हो सकता है। तो तीनों कोण अलग अलग जो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के, और ये न्यून कोण का क्या है, ये फिगर है, यही फिगर होगा। समकोण किसे बोलेंगे, जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब बनेगा, जब किसी भुजा पे एक लंबवत रेखा होगी सीधी सीधी। आप कह सकते हैं कि जो एल टाइप का होगा ना, एल जहां भी बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, यहाँ है कि थीटा लेस देन कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ है कि थीटा बराबर कितना होना चाहिए, वो 90 डिग्री, एग्जैक्ट एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री का। और एक और त्रिभुज होता है, एक है जिसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, यानी जिसका कोण थीटा 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा। क्या होना चाहिए, वो 90, और 180 से छोटा होना चाहिए। 180 भी नहीं होना चाहिए, 180 हो जाएगा तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 190 से बड़ा, लेकिन लेस देन किससे होगा, 180 से छोटा।
बात समझ में आ रहा है? 180 से छोटा, ग्रेटर देन 90 हो गया ना। देखिए तो ये तो 90 डिग्री तक हुआ। देखो इस आगे तरफ झुका था 90 से कम, पूरा सीधा सीधी हो गया एल टाइप में तो 90, और जितना खुला ये एंगल तो ये कितना होगी 90 से बड़ा होगी, तो यही तीनों है। अब इन तीनों त्रिभुज में हमको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। देखिए बुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका कि अगर त्रिभुज में त्रिभुज का बेस दिया हो यानी आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार को हम बोलते हैं बेस और ऊंचाई को हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, और दूसरा ये होता है एक हीरोन फार्मूला जो आप 9th में पढ़े होइएगा। हीरोन फार्मूला कहता है कि त्रिभुज का पहले अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, और अर्ध परिमाप निकलेगा कैसे, परिमाप निकालेंगे। और किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं का योग होता है, और उस तीनों भुजाओं का योग का अगर 2 से भाग कर देते हैं, आधा कर देते हैं, वो हमारा अर्ध परिमाप, जिसे हम एस से अर्ध परिमाप को हम इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, और उसी सेमी पेरीमीटर का पहला लेटर एस लेके उस अर्ध परिमाप को दर्शाता है एस से। और उसके बाद कोई भी त्रिभुज का जितना भी फार्मूला आया है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जितना भी त्रिभुज का कोई फार्मूला बना है वो सभी फार्मूला बना है हीरोन फार्मूला से। समझ में आया? तो दो तरीका होता है निकालने का, एक हीरोन फार्मूला लगाइए और दूसरा अगर बेस और हाइट दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा बुआ कि जो हमारा न्यूनकोण त्रिभुज होता है ना, हमारा जो न्यूनकोण त्रिभुज है, किसी भुजा पर है ना, ये जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत जो रेखा होती है परपेंडिकुलर लाइन, यही हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या होता है बुआ? ऊंचाई। तो न्यूनकोण त्रिभुज में ऊंचाई होगा त्रिभुज के क्या शीर्ष के जस्ट सामने वाली भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वही क्या होता है, हमारा ऊंचाई होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हमारा जो परपेंडिकुलर है लंब है वही हमारा क्या होता है, ऊंचाई। और अधिकोण त्रिभुज में वो ध्यान रखिएगा कि अधिकोण में जो हमारा ऊंचाई होता है वो त्रिभुज के कहाँ होता है, बाहर में होता है। त्रिभुज तो हमारा अधिकोण यही है ना, लेकिन इसका ऊंचाई लंबवत दूरी होना चाहिए ना, तो लंबवत दूरी इस शीर्ष से इसकी बाहरी बिंदु पे डाला गया लंब ही इसका लंबवत दूरी होगा, तो इसका ऊंचाई ध्यान रखिएगा बुआ, इसका ऊंचाई होता है त्रिभुज के बाहर। बात समझ में आया? तो न्यूनकोण त्रिभुज का ऊंचाई हुआ त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई समकोण का परपेंडिकुलर जो हाइट होती है, जो साइड होती है मतलब लंब साइड, वही इसका हाइट। और अधिकोण त्रिभुज का हाइट कहाँ होता है बुआ, बाहर में। तो चलिए अब हम इन सब छोटी छोटी बेसिक्स के बारे में जान गए, तो अब हम जानेंगे कि थेल्स प्रमेय। और वो थेल्स प्रमेय को रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। रटा हुआ चीज ज्यादा दिन याद नहीं कर पाइएगा। देखिए थेल्स प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, तो सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज पा लेते हैं, कर लेते हैं ड्रॉ। तो मान लीजिए कि चलिए हम त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, बोले कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज का नामकरण कर दिए ए बी और सी। बोला कि त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समांतर, समांतर लाइन को बताए थे कि दो लाइन समानांतर कब होगी, जब इन दोनों को अनंत तक बढ़ाने पे भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेगी, और इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा हमेशा क्या होगा, समान होगा। उसे ही हम कहेंगे समांतर लाइन, कहेंगे ना पैरेलल लाइन। तो बोला कि किसी एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए रेखा खींची जाए। वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, मान लो बीसी भुजा के समानांतर कोई लाइन बी हम खींचते हैं, तो पता है कि जो बी है ना, अन्य दो भुजा कौन होगा, ए बी और ए सी। अरे बीसी के अलावा दो अन्य भुजा कौन है, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी को जिन रेखा खींचे तो जिन बिंदुओं पर ए बी का डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए सी को ई बिंदु पर, तो इन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अब अनुपात का मतलब समझ रहे हैं हुआ बट्टा में, कि अगर इसको खंड करेगा यानी ए डी बट्टा बी बी, तो इसको कहेगा ए ई बट्टा ई सी। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जाए तो ये भुजा
अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही हमको क्या करना हुआ, सिद्ध। तो चलिए सिद्ध करने के लिए पहले तो हमको जो जो दिया है वो चुपचाप लिख देते हैं, लिख दें। तो चलिए पहले हम लिख दें, हल करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। हल स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लिख देंगे कि दिया है हमको क्या क्या दिया। तो दिया है हुआ हमको कि त्रिभुज AB, एक त्रिभुज है क्या, ABC। तो त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC में भुजा BC के पैरेलल में क्या है, D है ना, ये दिया हुआ है। और हमको वो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको करना है कि D और E सिद्ध करना है वो हमको क्या, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। यही हमको सिद्ध करना है ना, यही सिद्ध करना है ना हमको। तो चलिए सिद्ध करने से पहले हम कुछ रचना कर लेते हैं। रचना क्या हुआ कि अगर कोई चीज को हमको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए जो जो चीज की हमें जरूरत होगी उन चीजों को हम क्या करेंगे, अपने मन से कुछ ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बनावटी कर लेंगे, बना लेंगे, रचना कर लेंगे। तो रचना में चलिए जो हम कुछ रचना कर लेते हैं जो हमको इन चीजों को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सहायता करेगा। तो रचना में हम क्या करते हैं, देखो बुआ, B को हम E से क्या करते हैं, मिला दिए, और D को C से, ठीक है। इतना हम रचना कर लिए। और ध्यान रखना बुआ, जब भी कोई चीज हम रचना करते हैं ना उसको डॉटेड लाइन से बताते हैं। डॉटेड लाइन मतलब पूरा पूरा लाइन, सीधी लाइन नहीं खींचते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं कि ये चीज हम रचना, इससे पता चलता है वो चीज रचना किया है। तो वो हम लिख लिए कि BE तथा DC को मिला दिया, कोई दिक्कत। एक और रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे कि हम DM एक लंब डाल देंगे। क्या डालेंगे बुआ, DM एक लंब डालेंगे भुजा AC पर, AC है ना, AM लंब डालेंगे और E से एक लंब डालेंगे भुजा AB पर, जिसका नाम होगा EN, ठीक है। और हमेशा अभी क्या बोले हैं कि कोई भी चीज अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे, ध्यान रहेगा नहीं चीज। तो और तो यहाँ भी लिख देंगे क्या कि DM लंब है किस पे, ये लंब का निशान मतलब हुआ, लंब का सिंबल, लंब है किस पे, तो भुजा AC पर, तथा एक और लंब है हमारा क्या, EN, किस पे लंब है हुआ, भुजा AB पर, है ना। लिख देंगे कि लंब डाला। बोलिए यहाँ का कोई दिक्कत नहीं। जब रचना कर लिए तो इसके बाद प्रमाण लिखते हैं। क्या वो प्रमाण, प्रमाण करने का मतलब अब हम प्रमाणित करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट। प्रमाण लिखिए या चाहे उत्पत्ति लिखिए। उत्पत्ति करने के बाद जो रचना वगैरह की उसके बाद क्या मिलने वाला है हमको, ठीक है। तो चलिए हम अभी बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, लंब होता है। अभी बताएं लंब या ऊंचाई। तो हमें देखिए करना क्या है, AD बट्टा DB, है ना। तो थ्योरम को रटना नहीं है। देखिए हमको इसमें से कौन त्रिभुज में AD मिल जाएगा और DB मिलेगा, उस तरीके का हम क्या करेंगे, त्रिभुज को पकड़ेंगे। AD यहाँ दिख रहा है ना, तो AD देखिए तो कौन त्रिभुज में मिल रहा है, ADE में मिल रहा है क्या, हाँ। इसका बेस हम लेंगे क्या, AD, बेस मतलब आधार। अगर इस त्रिभुज को इसे पलटा के लिखिएगा तो D, ये जैसे बड़े त्रिभुज का बेस क्या है, BC है, उसी तरीके से ADE का बेस हम AD मान के चलेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, वो क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, त्रिभुज ADE का, है ना। त्रिभुज अगर ADE पा रहे हैं तो देखिए तो ये लंब है, देखिए तो ये लंब इस भुजा पे है AD पे, तो ये ज्यूम करके देखिए कि AD हमारा बेस हो गया यानी आधार, और EN जो हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है क्या, लगभग 1/2
अगुने आधार अगुने ऊंचाई कितना होता है। अब लिख दिए तो 1/2 आधार हमारा हुआ क्या हो जाएगा AD और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा ये लंब EN हो जाएगा। इसको मान लो हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको लाना है AP हो गया DB ना, तो DB देखो तो कौन त्रिभुज मिलेगा उसको पकड़ो। देखो DBDE इसमें त्रिभुज में E मिल जाएगा क्या, लग रहा है कि मिल जाएगा। तो चलिए हम उस त्रिभुज का करते हैं। तो अब तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, अभी बताया था क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो बार बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है नहीं, तो आप सीधे लिखेंगे 1/2 और इसका बेस देखो हुआ क्या लेंगे DB है ना, तो DB को बेस मानेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BB होगा, यानी BD या DB कुछ भी लिखिए। और इसका हाइट क्या होगा देखो, ये त्रिभुज क्या लग रहा है आपको, ये त्रिभुज देखिए तो क्या लग रहा है, समकोण लग रहा है कि अधिकोण लग रहा है, अधिकोण त्रिभुज नहीं लग रहा है। तो अधिकोण त्रिभुज का हम बताएं तो हाइट कहाँ होता है, अंदर की बाहर, बाहर में ना, तो इसका जो हाइट होगा हमारा वो E होगा कि नहीं, देखो तो EN हाइट होगा इसके लिए भी, तो हम लिख सकते हैं कि यार EN, बोलिए इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं भाग करने पर, कोई दिक्कत। तो जब भाग करेंगे ऊपर देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया मतलब AR, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE एंड बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, यही त्रिभुज है ना। इसका क्या क्या है 1/2 गुने है AD गुने EN, बट्टा में हुआ 1/2 और क्या है BD गुने EN, है ना। तो देखिए वो EN से EN कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए तो यहाँ से क्या निकला AD बट्टा BD, इसको मान लो समीकरण 3। बोलिए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो नहीं ना दिक्कत। चलिए अब हम आगे यहाँ से स्टेप करते हैं। तो इसका काम हो गया, अब हमको सिर्फ क्या करना है AE/EC, है ना। तो क्या लगता है AE/EC, तो ये AE है और EC इधर है, इसका मतलब कि एक से एक बार हम इधर का त्रिभुज काम किए हैं, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो AE किस त्रिभुज में आएगा देखो, तो ADE में आएगा त्रिभुज में क्षेत्रफल। तो पुनः हम लिखेंगे, पुनः त्रिभुज किसका ADE में, ADE का क्या हुआ क्षेत्रफल, है ना। इसका क्या हो जाएगा 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए तो ADE में इस बार इसको आधार मानते हैं, AE को आधार मानते हैं, तो AE को ये आधार मानेंगे, तो इसके लिए हमारा जो हाइट होगा वो कौन होगा, DM होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AE गुने DM, बोलो कोई दिक्कत। ये समीकरण हमारा 4 मान लेंगे, समीकरण 3 का हमारा यहीं तक हो गया, इस समीकरण क्या मान लेंगे 4, कोई दिक्कत। चलिए अब तथा एक और त्रिभुज हमको लेना है, इसी लाना है ना, तो इसी किस त्रिभुज में आएगा देखे तो CDE में। अगर इसको हम बेस मानते हैं आधार, इसी को CD और E त्रिभुज में नहीं आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वो क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे देखिए होगा 1/2 और इसका आधार क्या होगा वो EC, इसका हाइट क्या होगा देखो ये क्या है अधिकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो इसका हाइट कहाँ जा रहा है देखो तो DM, और इसका हाइट देखो त्रिभुज यहाँ से देखो CDE में, तो इसका हाइट ये जा रहा है कि नहीं DM, बाहर में त्रिभुज के बाहर नहीं जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि DM। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 5। अब जैसे समीकरण 2 और 3 को भाग किए तो इसी तरीके से यहाँ पे देख क्या समीकरण 4 को समीकरण 5 से क्या कर देंगे वो भाग करने पर, कोई दिक्कत। तो जब भाग करेंगे वो तो देखो तो इसको और इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE है ना, एरिया ऑफ लिखे दिए। अब बट्टा में हो जाएगा वो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE है ना, त्रिभुज। अब बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और AE गुने DM। अब बट्टा हो जाएगा 1/2 और वो हो जाएगा EC गुने DM हो जाएगा। देखिए DM से DM कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो हमारे यहाँ कितना वो बचा AE/EC। इसको मान लो समीकरण 6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज आपको और बता दें कि किसी भी अगर दो समानांतर रेखा, क्या बोले बुआ, दो समानांतर रेखा के अंतर्गत बनने वाली किसी भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ से लिए थे कि मान लो कि B है, E है ना, इसमें ये B और C एक तरीके मान लो, तो हम क्या लिए थे, त्रिभुज B लिए थे ना। अगर यहाँ से बंद कर देता अच्छा, तो वो एक और बता, जो हाइट इसका होगा वही हाइट इस त्रिभुज का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच जो हमारा हाइट का लंबाई होता है वो लंबवत दूरी होती है, और दो समानांतर रेखा का जो अंतर होता है जो उसका वो हमेशा समान होता है कि नहीं, चाहे यहाँ ले ले चाहे कहीं ले ले, है ना। तो अगर त्रिभुज BDE लिए थे, निकाल इसको, मान लो कि BDE त्रिभुज था ना, और इसका भी आधार है DE था ना, और इसका भी आधार अगर DE लिए। अब मान लो कि एक त्रिभुज था DEC, ये था ना, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ये था DEC, ये DEC, तो हाइट तो दोनों में बहुत समान है और दोनों का बेस भी समान है, तो क्या दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधार गुणे ऊंचाई 1/2 भी दोनों में कॉमन है, दोनों का आधार भी क्या है, सेम है, और दोनों का हाइट भी सेम है। तो कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वो समान होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल होगा? बोलो। तो यहाँ देखो तो बुआ, यहाँ है BDE का क्षेत्रफल है ना, और यहाँ है CDE का क्षेत्रफल। तो क्या हम ऐसे लिखते हैं कि चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज BBE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। क्योंकि समांतर रेखा के एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। वो समझा कि नहीं बात समझा तो बात समझा। तो क्या हम लिख सकते हैं त्रिभुज जो BDE का जो क्षेत्रफल होगा, जो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल होगा? कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ भी क्या था, ऊपर में यहाँ देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। क्या यहाँ भी देखो तो यहाँ क्या है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहाँ है एरिया ऑफ CDE, को भी तो BDE लिख सकते हैं ना, BDE नहीं लिख सकते हैं? बोलो। तब वो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये तीसरा नंबर समीकरण और छठा नंबर समीकरण से तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 एवं समीकरण 6 से AD बट्टा DB और बराबर हो जाएगा किसके बुआ, E बट्टा EC के। नहीं हो जाएगा सीधे? अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान है तो अगर क्षेत्रफल समान हो गया तो उसके बराबर जो भी होगी तो समान होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको हम लिख देंगे क्या, प्रमाणित मतलब सिद्ध कर दिए। तो बुआ ये जो इंग्लिश में लिखना है तो प्रूफ लिख दीजिए, हिंदी में लिखना प्रमाणित, संस्कृत में लिखना है तो इति सिद्धम, जो मान है वो लिख दीजिए। मान है तो आप यहाँ से ई भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम।
सीधा सीधे नहीं लिखना है, या इंग्लिश में लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रूव, है ना। तो बुआ थेल्स प्रमेय इतना इम्पोर्टेंट है, थेल्स प्रमेय में बहुत सारा क्वेश्चंस भी आते हैं। थेल्स प्रमेय में मान लो कि इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, पूछ देगा इसका मान, तो थेल्स प्रमेय पता रहेगा तब ना कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वो भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। और आपको पता हो गया कि त्रिभुज के थेल्स प्रमेय को पूछने का क्या वो तरीका है बुआ, तीन तरीके से पूछ सकता है कि आधारभूत समानुपातता का प्रमेय बताइए, जिसको इंग्लिश में बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बोल देगा थेल्स प्रमेय के कथन को लिख के दर्शाइए। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा और ये आपके 5 नंबर फिक्स कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आई होप की चीज क्या आएगा, समझ में आएगा।